Hello everyone. Just let me check the voice. यस, आज का जो वीडियो है वो है वर्ब को लेकर के। भाई व्हाट इज वर्ब? सबसे पहले तो माइंड में ये आना चाहिए कि वर्ब है क्या। वर्ब मीन्स एक्शन। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। ऐसा एक्शन मीन्स जो एक इंसान कर सके, जो कोई सा भी जीव हो। यस, कोई सा भी ऐसा इंसान या कोई सा भी ऐसा जीव हो और वो जन्म से लेकर के फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, डेथ तक जो भी वो काम करता है वो एक्शन कहलाता है। और एक्शन मीन्स वर्ब, वो वर्ब होती है। कोई सा भी काम हो, एनी टाइप ऑफ वर्क, एनी टाइप ऑफ वर्क, एनी टाइप ऑफ वर्क, किसी भी टाइप का काम हो, और चाहे तो मॉर्निंग टिल नाइट तक का हो या फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक का हो, तो वो सारे सब वो वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, मीन्स कार्य। और देखिए, जिस काम को हम कर सकें वो वर्ब होती है, और वर्ब एक्शन होता है। और एक्शन को हम कह सकते हैं कि दो टाइप के एक्शंस होते हैं। ठीक है, दो टाइप के एक्शंस होते हैं। एक एक्शन होता है जिसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब, जिस काम को हम कर सकते हैं वो एक्शन वर्ब हुआ। ठीक है, और जिस काम को हम नहीं कर सकते वो नॉन एक्शन वर्ब हुआ। अब एक्शन वर्ब, नाचना, गाना, खेलना, कूदना, हंसना, जितना भी ये ना ना शब्द आ रहा है वो सारे सब एक्शन वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, और ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एक्शन जो हम नहीं कर सकते, तो सर जब जो एक्शन हम कर ही नहीं सकते तो वो कोई एक्शन थोड़ी कहलाए, इसलिए उसे नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। और नॉन एक्शन वर्ब में चाहे तो आप इज लें, चाहे तो एम लें, चाहे तो आर लें, चाहे तो वाज या वर, या इवन हैज या हैव, हैज या हैव या हैड, ये सारे सब नॉन एक्शन वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, इन काम को हम नहीं कर सकते। आप इज करके नहीं बता सकते, आप एम करके नहीं बता सकते, आप इवन हैज हैव हैड करके नहीं बता सकते। तो सर आपका कहने का मतलब यह है कि ये सारे सब हेल्पिंग वर्ब्स वाले जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, क्या वो नॉन एक्शन वर्ब होते हैं? भाई हाँ, यस, वन क्वेश्चन यू कैन।
नॉन एक्शन वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं। नॉन एक्शन वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नॉन एक्शन वर्ब का मतलब है कि ये जो इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड है, ये जब मेन वर्ब का काम करे, ये मेन वर्ब का काम करे। सर कैसे पता चलेगा कि ये मेन वर्ब का काम करे? भाई इनके बाद कोई वर्ब नहीं होगी बल्कि ऑब्जेक्ट होगा। इनके बाद आई एम अ स्टूडेंट, यहां जो एम है वो आपका नॉन एक्शन वर्ब है एम, और वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। सो एम इज मेन वर्ब है यहाँ पर, ये यहाँ पर मेन वर्ब है। आगे मैंने हालांकि लिंकिंग वर्ब्स सारे सब वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि लिंकिंग वर्ब्स, फाइनाइट फॉर्म्स, नॉन फाइनाइट फॉर्म्स, जिरेंड, इवन इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, कॉजेटिव वर्ब, वो सारे सब आज की इस वीडियो में है। तो छोटी छोटी जानकारियां, मैं थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया क्योंकि पीपीटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया इसलिए। और यहाँ एम ये क्या है? अब यू आर अ टीचर, यहाँ पर आर क्या है सर? भाई आर यहाँ वही है, नॉन एक्शन वर्ब है। आर यहाँ नॉन एक्शन वर्ब है जो मेन वर्ब का काम कर रहा है। और यूं अगर कहें हम, तो जिससे हमें सब्जेक्ट का पता चले, जिससे हमें टेंस का पता चले, तो वो लिंकिंग वर्ब है। तो ये इज एम आर, इनको हम हैज हैव हैड, ये ऐसा लिंकिंग वर्ब का भी काम कर रहे हैं, तो ये लिंकिंग वर्ब भी है। तो इन्हें हम नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं, इन्हें हम मेन वर्ब भी कहते हैं, और इन्हें हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो मेन, ये मेन वर्ब है भाई, ये एम मेन वर्ब है। जब आगे वर्ब ना हो तो ये मेन वर्ब है। मैं दोबारा समझाता हूं यहाँ पे, देखिए ये इज, एम, आर, वाज या वर, इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक, हैज, हैव, हैड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ये मेन वर्ब हो जाती है, ये मेन वर्ब हो जाती है। ठीक है, ये मेन वर्ब ही है, इन्हें मेन वर्ब कहते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब कब कहेंगे? इन्हें हेल्पिंग वर्ब तब कहेंगे जब इज एम आर, वाज या वर, हैज या हैव और हैड, इनके बाद अगर कोई मेन वर्ब आती है, तब ये सारी सब हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। तो ये मेन वर्ब है अभिषेक जी, ये मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट है, आई एम अ टीचर, तो यहां जो एम है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। वो मेन वर्ब का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि आगे मेन वर्ब नहीं है, इनके आगे वर्ब नहीं है। लेकिन इनके आगे अगर वर्ब आ जाए तब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। आप खुद सोचो कि हेल्पिंग वर्ब मीन्स नौकर, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है नौकर, ठीक। और ये मेन वर्ब है, ये है मालिक, ठीक। अब मालिक को थोड़ी देर के लिए हटा दो, मालिक कहीं चला गया, तो ये जो नौकर है यही अब ऐसा ट्रीट करता है जैसे कि ये मेन वर्ब है। और टीचर, टीचर नाउन है, आई एम ए टीचर, तो वो टीचर नाउन है। यहां अगर मैं ये कहूं कि आई एम अ टीचर, तो टीचर तो ये तो नाउन है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन को नाउन से कनेक्ट कर रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई? ये लिंकिंग वर्ब हो गई। और यहाँ ये मेन वर्ब का काम कर रही है, ए आर्टिकल है वहां पर, तो टीचर नाउन है, जो दिखे वो नाउन, जो आंखों से देख सकें वो नाउन। हमें आंखों से जो भी दिखता है, एक इंसान जो भी देख सकता है, वो सारे सब, हाँ ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है क्या सर? बिल्कुल ऑब्जेक्ट है वो। आप सब्जेक्ट वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, एम मेन वर्ब है, और ये टीचर ये ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब मैंने कहा कि टीचर ये नाउन है, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग जा रहा हूं, तो ये नाउन है। तो अभी जैसे हम लोगों ने बचपन से यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं हम, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज नाउन। अब वो नाउन की डेफिनेशन जेएनजी के हिसाब से पूरी चेंज हो गई।
ये वो पुरानी होगी डेफिनेशन, नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग इज इक्वल टू नाउन। अब तो सीधा बच्चों को ये बताओ कि व्हाट एवर ह्यूमन बीइंग या व्हाट एवर वी कैन सी, हम अपनी आंखों से जो भी देख सकते हैं, क्लास में देखें तो वहां टेबल नजर आती है, बुक्स नजर आती है, स्टूडेंट नजर आते हैं, बोर्ड नजर आता है, लाइट, पंखे, सारे खिड़कियां, दरवाजे सब नजर आते हैं, स्टूडेंट नजर आते हैं, तो वो नाउन है। और जो दिखाई न दे, हवा नहीं दिखती, कई गैसेस नहीं दिखती, मौत नहीं दिखती, शांति का केवल एहसास होता है पर वो दिखती नहीं है, तो वो भी नाउन है। तो जो दिखाई दे वो नाउन, जो दिखाई न दे वो भी नाउन, और जो महसूस हो वो भी नाउन। कैसा महसूस हो रहा है सर? ठंडक लग रही है, तो जो ठंड महसूस होती है वो नाउन है, गर्मी महसूस होती है वो नाउन है, दर्द महसूस होता है वो नाउन है, खुशी फील करते हैं वो नाउन है। तो व्हाट एवर अ पर्सन, एक इंसान जो भी देख सकता है दैट इज नाउन, जो नहीं देख सकता वो भी नाउन, जो उसे दिखाई न दे वो भी नाउन। ठीक, अब देखें यहाँ पर वर्ब लिखी हुई है, ये आप देख रहे हैं, तो ये भी नाउन है। ये जो लिखा हुआ शब्द है ये नाउन है, और जो दिखाई नहीं दे रहा, आप दिखाई नहीं दे रहे, आपकी केवल इमेज दिख रही है बस, तो वो भी नाउन है। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया। तो यहां मैं आज का जो वीडियो है वो वर्ब को लेकर के ही है, वर्ब को लेकर के ही है पूरा। ठीक है, तो अब ये चीज समझ में आ गई कि नॉन एक्शन वर्ब ये होती हैं, इन्हें हम ग्रामर की लैंग्वेज में नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। और इनके साथ जैसे ये है, कोई सा भी वर्ब हो जिस काम को हम कर सके तो वो एक्शन वर्ब हो गई। नाचना, गाना, खेलना, कूदना, वो सारे सब एक्शन वर्ब हो गई। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है क्योंकि मेन वर्ब है, ये नौकर है। अब मालिक चला गया तो ये मेन वर्ब का काम करेंगे। ठीक है, तो दो टाइप के यहाँ पर वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं इधर आता हूं, तो यहाँ आप देखिए कि वर्ब मीन्स द एक्शन वर्ड, जो एक्शन वर्ड होता है। अब एक्शन वर्ड चाहे लिखना हो, पढ़ना हो, दौड़ना हो, गाना हो या कुक करना हो, वो सारे सब एक्शन वर्ब हैं और वर्ब हैं। ठीक, मतलब जिसकी फॉर्मेशन बन जाए, जिसकी फॉर्मेशन बन जाए, चाहे वो फॉर्मेशन फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, जिसको पास्ट फॉर्म अपन बोलते हैं, चाहे पार्टिसिपल फॉर्म हो जिसको परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, चाहे जिरेंड फॉर्म हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, चाहे इन्फिनेटिव फॉर्म हो। ठीक, तो जिसमें आईएनजी लग जाए, जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन जाए, इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाए, उसे हम वर्ब कहते हैं, उसे हम एक्शन कहते हैं। और अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक ऐसा वर्ड है दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, जो हमारे एक्शन को समझाता है। एन अकरेंस, चाहे हम जो, अकरेंस का मतलब घटित होना, जिसको जो चीज घटित हो सकती है वो एक्शन वर्ब है। और स्टेट ऑफ बीइंग, तो किसी इंसान का जो अस्तित्व है वो भी अगर बताते हैं तो वर्ब, हाँ वर्ब अपने आप में क्या है, यहाँ नाउन है। व्हाट इज द वर्ब? वर्ड इटसेल्फ, ये नाउन है यहाँ पर, क्योंकि दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है इसलिए ये नाउन है, ये नाउन है यहाँ पर। ठीक, सो इट टेल्स अस, क्योंकि देखो इसकी फॉर्मेशन नहीं बन सकती वर्ब वर्ब। अब देखिए अगर अपन इसको, भाई वर्ब है, ये नाउन है, ये नाउन है। क्यों है नाउन? क्योंकि इसमें हम ये नहीं लिख सकते वर्ब्ड, ये गलत है। वर्बिंग, अगर हमने ऐसा कर दिया वर्बिंग तो ये भी गलत है। टू वर्ब, भाई वर्ब आप इसको कर सकते हो क्या? आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है तो ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? ये सीधा नाउन है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे ये मोहन है, चलो किसी पर्सन का नाम है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, किसी पर्सन का नाम है। अब इसमें इसकी फॉर्मेशन नहीं बन सकती, इसको अपन ऐसा नहीं कर सकते कि मोहन टू मोहन, भाई यहाँ टू मोहन ये तो प्रेपोजिशन हो गया फिर, और ये नाउन है, तो जिसकी फॉर्मेशन नहीं बने और आप मोहन करके भी नहीं बता सकते। जिस काम को आप करके बता सको वो वर्ब है।
उसे वर्ब कहते हैं। इट लुक्स ब्लैक टू, सर इट इज सैड। हाँ, इट लुक्स ब्लैक टू। अब यहाँ इट लुक्स ब्लैक टू, अब यहाँ पर अगर हम इट देखें तो इट तो प्रोनाउन है, लुक वर्ब हो गई, ठीक। ब्लैक वो उसकी एडजेक्टिव है और टू वो एडवर्ब है। तो सर एज इट इज सैड, हाँ, जैसे कि कहा जाता है, बिल्कुल। तो ये इसको ये भी कह सकते हो आप कि जिस काम को नहीं कर सकते तो वो वर्ब नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसी में यहाँ इट टेल्स अस व्हाट समवन और समथिंग डज, व्हाट हैपेंस टू देम, उनके साथ क्या होता है, क्या घटित होता है। व्हाट कंडीशन दे आर इन, किस दशा में वो हैं। और वर्ब आर द हर्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये सेंटेंस का हर्ट होता है। और यूं देखें अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली के अंदर, तो वर्ब मीन्स मदर, नाउन मीन्स फादर, वर्ब मीन्स मदर, क्योंकि घर का सारा काम मां करती है, इसलिए ये क्या है, ये वर्ब, ये मदर है। और हेड ऑफ द फैमिली वो नाउन है, जो फादर है, ठीक। अब जैसे अगर हम ये कहें कि ये फादर है, ठीक है, इनकी विशेषता, नाउन की विशेषता जो बताए वो एडजेक्टिव है, और मां की विशेषता जो बताए वो एडवर्ब है, वो एडवर्ब है, ठीक। नाउन को वर्ब से या वर्ब को नाउन से, इनसे कनेक्ट करे, इन दोनों को। एक ऐसी बेटी भी है, जैसे ये एडजेक्टिव क्या है, ये डॉटर है, ये डॉटर है, ठीक है, हमेशा पिताजी के साथ रहती है, हमेशा पिताजी की तारीफ बुराई सब करती है। तो माँ का लाडला बिगड़ेल बेटा भी है, और वो है एडवर्ब, वो एडवर्ब है, ठीक है, वो एडवर्ब है, जो माँ का बिगड़ा बेटा है, वो माँ के काम की विशेषता बताता है। और तो और एक बेटी ऐसी भी है जो सबको एक साथ लेके चलती है, नाउन प्रोनाउन इन सबको एक साथ लेके चलती है, तो वो प्रेपोजिशन कहलाती है, वो प्रेपोजिशन है, वो पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चलती है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो सेंटेंस का ये हर्ट है भी एक। और सर क्या ऐसा बिना वर्ब के, जैसे बिना माँ के घर नहीं होता, बिना फीमेल के घर नहीं होता। अब वो मूवी की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं, घर में माँ है तो सारे सब काम होते हैं, घर परिवार में सबके सबकी जरूरतों को वो पूरा करती है, उसके बिना घर अधूरा लगता है। उसी तरह से वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा लगता है, सेंटेंस अधूरा लगता है। और जिस सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं है तो वो शॉर्ट सेंटेंस है। वो घर क्या है, वो ऐसा घर है जिसमें केवल एक मेल बैठा हुआ है, थैंक यू, थैंक यू। अब ये शॉर्ट सेंटेंस है, थैंक यू, अब इसमें वर्ब नहीं है, बट शॉर्ट सेंटेंस है ये, ठीक। तो सेंटेंस बिकॉज दे गिव लाइफ, क्योंकि सेंटेंस में जो वर्ब है, ये वर्ब क्या है, ये वर्ब पूरे सेंटेंस को लाइफ देती है, पूरे घर को चलाती है वर्ब। एंड मूवमेंट, पूरे घर के मूवमेंट का ध्यान रखती है, वो सबके काम करती है। एंड मीनिंग टू आवर वर्ड्स, और हमारे जो शब्द हैं उनको मीनिंग देने का काम भी ये वर्ब करती है। तो ऐसी डेफिनेशन ये हमारी वर्ब की है। तो अब एग्जांपल जैसे सी रन्स एवरी मॉर्निंग, तो रन्स ये हम करके बता सकते हैं, तो ये क्या है, ये वर्ब है। ही रीड्स, तो रीड क्या है, वर्ब है, क्योंकि हम करके बता सकते हैं। दे आर क्या है, यहाँ वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब है ये आर, ये सॉरी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि आगे प्लेइंग आ गया, ठीक है। आई विल हेल्प यू, तो विल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्प क्या है, वो भी वर्ब है, ठीक है। और द सन राइजेस, राइजेस क्या है, वो भी वर्ब है। तो यहाँ ये कुछ एग्जांपल हैं। तो रन ये वर्ब है, रीड्स ये वर्ब है, आर प्लेइंग, आर हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग ये मेन वर्ब है। विल हेल्प, तो विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प आपकी मेन वर्ब है, और राइजेस यहाँ पर वर्ब है।
सो वर्ब्स मेक आवर सेंटेंसेस एक्टिव। वर्ब हमारे सेंटेंसेस को एक्टिव बनाती है और क्लियर करती है और फुल ऑफ लाइफ बनाती है। ठीक, तो दिस इज वर्ब, ये है हमारी वर्ब। चलिए अब आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। भाई वर्ब की फॉर्मेशन क्या है, जरा ये भी देख लीजिए। वर्ब की फॉर्मेशन क्या है, स्कूल्स में हमको ये बताया जाता है, इवन जो भी कोई कोई भी कॉम्पिटिटिव क्लास हो या कोचिंग हो, तो वहां पर भी सीधा ये बताया जाता है कि हाँ वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, 5 फॉर्म्स होते हैं। पहली फॉर्म होती है बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बेस फॉर्म होती है। ठीक है, अब एक और बड़ी बात है कि अगर मैं आपसे केवल ये कहूं कि भाई जाने को क्या बोलते हैं, तो सब यही बोलेंगे गो। अगर मैं आपसे भी पूछूं कि जाने को क्या बोलते हैं, तो आप भी ये बोलोगे कि गो। लेकिन वहां अब कभी भी वर्ब को अकेले यूज मत करो, अकेले यूज मत करो, उसके साथ आपको टू लगाना है, टू गो। तो इसका मतलब होता है जाना, टू गो। तो सर फिर अकेले गो का क्या है? भाई अकेले गो का मतलब ही है जाना। लेकिन कभी भी वर्ब को अकेले मत छोड़ो, मां को अकेले मत छोड़ो, उनकी मदद करो। ये देखो, उसे इन्फिनेटिव में यूज करें। ठीक, ये बेस फॉर्म है। और पास्ट फॉर्म है, जिसमें हम सेकंड फॉर्म देखते हैं, ये पास्ट फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। पार्टिसिपल मैंने इसमें ऐड नहीं किया, इस वीडियो के अंदर पार्टिसिपल ऐड नहीं किया, क्योंकि पार्टिसिपल एक अलग टॉपिक है, वो एडजेक्टिव का पार्ट है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का पार्ट है, वो वर्ब का पार्ट नहीं है। लेकिन वर्ब से बना एडजेक्टिव है। लेकिन जब एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे, या बीच में जैसे टेंस, इसके बाद क्या वीडियो होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, बट इसके बाद जो जिसका कंटेंट कंप्लीट होता जाएगा वो वीडियो बनते जाएंगे। लेकिन पार्टिसिपल अलग से टॉपिक है, उसका वीडियो अलग बनेगा, क्योंकि उसमें 3 पार्टिसिपल्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल। वो अलग स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ ऐड नहीं किया। यहाँ मैंने ओनली वर्ब से रिलेटेड ही ऐड किया। जो टीचर्स आरबीएससी के अंदर ये पढ़ाते हैं वर्ब के बारे में, तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो भी वीडियो बाद में देखें, वो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जो आरबीएससी के अंदर 12th पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो वर्ब के क्वेश्चंस टाइप हैं, मतलब फाइनाइट फॉर्म, नॉन फाइनाइट फॉर्म, ये सब क्या हैं, वो उनके उसमें है, सिलेबस में। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें थर्ड फॉर्म होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको जिरेंड फॉर्म भी कहते हैं। भाई पार्टिसिपल और जिरेंड अलग अलग है, पार्टिसिपल और जिरेंड अलग अलग है। पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है या थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये पार्टिसिपल हैं, ये पार्टिसिपल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ये? वो इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनकी हिंदी करने पर हुआ, हुई, हुए, कर, करके, इनसे अगर एंड हो, अगर इनकी हिंदी करने पर इनसे एंड हो, तो समझ लेना वो पार्टिसिपल है। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लग जाए और इसकी हिंदी करें और ना, ने, नी, इनसे एंड हो, ना, ने, नी, इनसे एंड हो, तो ये जिरेंड कहलाता है, या जिरेंड कहलाता है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी कहलाते हैं, पार्टिसिपल को एडजेक्टिव भी कहते हैं, लेकिन जिरेंड को हम नाउन कहते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। सो पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको जिरेंड फॉर्म कहते हैं, उसमें आईएनजी लगती है। और थर्ड पर्सन फॉर्म भी है एक, थर्ड पर्सन फॉर्म जिसमें एस और यस ये लगता है। लेकिन मैं यहाँ इन पांच फॉर्मेशन के अलावा एक छठी फॉर्मेशन और बता रहा हूं, और वो है इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म, इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आती है।
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आती है। तो अब जैसे ये मैंने कहा, तो बेस फॉर्म क्या, द सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन डिक्शनरी, या किसी भी एक्शन को मान लें जिसकी फर्स्ट फॉर्म है तो वो बेस फॉर्म है। और द फॉर्म यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट में जो एक्शन होता है उसको सेकंड फॉर्म में अगर लिखें तो उसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। और पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल इसको परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी आप मान सकते हो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आती है। तो द फॉर्म यूज्ड विथ हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड, और इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के अंदर भी थर्ड फॉर्म आती है, तो उसे भी हम परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। परफेक्ट फॉर्म भी कह सकते हो या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हो। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको जिरेंट फॉर्म कहते हैं, तो ये द फॉर्म एंडिंग इन आईएनजी यूज्ड इन कंटीन्यूअस टेंसेस और एज अ नाउन के फॉर्म में ये यूज हो, या तो कंटीन्यूअस टेंस में या यहाँ नाउन के फॉर्म में यूज हो, तो उसे जिरेंट फॉर्म, जैसे प्लेइंग, गोइंग, राइटिंग। अभी इनकी अगर हिंदी करें अपन, तो खेलना, जाना, लिखना, ना आ रहा है, तो ये अपने आप में वर्ब है। और थर्ड पर्सन फॉर्म भी है, जैसे प्लेज है, गोज है, राइट्स है, तो द फॉर्म यूज्ड विथ ही, शी, इट इन द प्रेजेंट टेंस में, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगे तो उसे पांचवी फॉर्म भी कहते हैं, जिसको थर्ड पर्सन फॉर्म मानते हैं। ठीक। और एक सिक्स्थ और मैं बता रहा हूं, वो है इन्फिनेटिव फॉर्म, जिसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो मास्टरिंग द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मेक्स योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड इम्प्रेसिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ फॉर्म्स बता दी। अब है भाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं सकर्म क्रिया, इसको तो कहते हैं सकर्म क्रिया। सकर्म क्रिया मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड हो, जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड हो उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। और इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें, जिसको अकर्म क्रिया ये कहते हैं, अकर्म क्रिया। तो सकर्म क्रिया जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब में, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जो सेंटेंस में पूरा कंप्लीट थॉट दे, पूरा विचार दे। ठीक। एंड नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, और जो पूरा अर्थ दे। सीधी सी बात यह है कि ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए और फिर दिमाग में क्वेश्चन भी आए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट, whom और which, इनके अगर मतलब माइंड में ये वर्ब के बाद अगर ये क्वेश्चन आते हैं, कौन से, व्हाट, whom और which, तो जहां ये क्वेश्चन आए तो समझ लेना वो जो वर्ब है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। और अगर माइंड में वर्ब के बाद अगर ये क्वेश्चन आते हैं, व्हाई, वेयर और व्हेन और हाउ, इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, तो वो जो वर्ब है वो वर्ब क्या है, वो वर्ब है इनट्रांजिटिव वर्ब, वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक। तो डेफिनेशन क्या ट्रांजिटिव वर्ब की, a transitive verb is a verb that expresses a complete thought and needs a direct object to complete its meaning. A transitive verb always has a receiver of the action, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट जिसको हम रिसीवर बोलते हैं वो होना जरूरी है। जैसे सी रीड्स, वो पढ़ती है, तो दिमाग में क्या क्वेश्चन है, क्या पढ़ती है, तो क्या का जो आंसर आया वो ये अ बुक आया, तो ये रिसीवर हो गया। रिसीवर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो रीड वर्ड है ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एंड ही रोट अ लेटर, उसने लिखा, क्या लिखा, एक लेटर लिखा, तो ये जो रोट वर्ड है ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जिसमें कंप्लीट थॉट, वर्ब के बाद आगे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आया,
मतलब इन तीनों को छोड़ के। बाकी ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो इंट्रांजिटिव है। अब मतलब एक तरह से ये कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, बस ये इन दोनों ने मिलकर के अपना पूरा अर्थ दे दिया। इन दोनों ने मिलकर के अपना पूरा अर्थ दे दिया, तो समझ लेना कि ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर पूरा अर्थ नहीं दिया तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट की नीड होती है। अब an intransitive verb is a verb that expresses a complete thought but doesn't need a direct object to complete its meaning. अब intransitive verb doesn't have a receiver of the action, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। The baby sleeps, बच्चा सोता है। सर कब सोता है, क्यों सोता है, कहाँ सोता है, ये दिमाग में आता है। तो जब ऐसा दिमाग में आए तो अपने आप में ये पूरा एक सेंस है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। सर क्यों उड़ते हैं, कब उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, तो इन ऐसे वर्ब्स में आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जरा इन्हें क्या मान लीजिए, इन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब मान लें। ठीक। अब माइंड में एक और बात आनी चाहिए कि सर ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या हम इन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब में चेंज कर सकते हैं? नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब में चेंज किया जा सकता है। एक तो होता है दौड़ना, एक होता है दौड़ाना। एक दौड़ना और एक दौड़ाना, एक हंसना, एक हंसाना। तो ऐसे में वो वर्ब इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में चेंज हो जाती है। प्रोनाउन का वीडियो देखना जब बनेगा, वहां उस समय बताऊंगा ये बात। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, वो वर्ब्स ट्रांजिटिव भी हो जाती हैं और इंट्रांजिटिव भी हो जाती हैं। कैसे, ये देखिए, ही एंजॉयड द पार्टी, ही एंजॉयड द पार्टी। यहां पर ये जो एंजॉयड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये देखो ऑब्जेक्ट, ही एंजॉयड, उसने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया, पार्टी एंजॉय किया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब इसे देखिए, ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब इसलिए हो गई क्योंकि ये हिमसेल्फ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, आगे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब में चेंज हो जाती है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब में चेंज नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा। इन्फिनिटिव वर्ब, अब ये क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब इज अ बेस फॉर्म होता है किसी वर्ब का जिसमें साथ में टू लगा होता है। तो इन्फिनिटिव वर्ब मतलब ये मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी को इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। और ये अनंत होती है। सर अनंत क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग ही है अनंत। मतलब अब इससे आप जो फॉर्मेशन बनाना चाहें, जितने भी फॉर्मेशन आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इट इज नॉट लिमिटेड बाय टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग इसकी कोई लिमिट नहीं होती, नंबर के अकॉर्डिंग या पर्सन या जेंडर के अकॉर्डिंग इसकी कोई लिमिट नहीं होती। इट कैन एक्ट एज अ नाउन, ये नाउन का भी काम कर सकता है भाई।
ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी काम कर सकता है सेंटेंस के अंदर। सर ये सब क्या भला है भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो बनेगा तब जरूर देखना कि ये कैसे क्या है। प्रेपोजिशन एडवर्ब भी होते हैं, प्रेपोजिशन नाउन भी होते हैं, तो ये कब होते हैं, प्रेपोजिशन का जब वीडियो बनेगा तब जरूर देखना। तो एग्जाम्पल है जैसे आई वॉन्ट टू रीड अ गुड बुक, तो यहाँ ये जो टू रीड है ये इन्फिनेटिव वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब। सर क्या इसे ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो ये है। शी डिसाइडेड टू ज्वाइन इन्फिनेटिव, he hopes to win infinitive, they came here to help you infinitive। तो सीधी सी बात है, इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कुछ नहीं समझाना इसमें। आगे बढ़ते हैं, जहां बहुत समझाने वाली बात होगी वहां बता दूंगा। वर्ब दैट नीड्स इन्फिनेटिव, ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अब यहाँ पोज कर लेना, इस वीडियो को यहाँ पोज कर लेना। वो इसलिए पोज कर लेना क्योंकि ये स्क्रीन, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी, इसलिए मैंने फुल स्क्रीन पे इसे लिया है। इसका कारण ये कि ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव की नीड होती है, ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव की नीड होती है। Certain verbs are always followed by base form of a verb infinitive without to. These verbs are commonly used in English and must be memorized. याद कर लेना भाई, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में, चाहे एसएससी हो, ठीक है, कोई सा भी कॉम्पिटिशन हो, उसके अंदर इसमें बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब इन्हें कैसे याद करें? वर्ब ऑफ परसेप्शन देखें, जिन्हें हम अपने विचारों से, अपनी आंखों से, इंद्रियों से देखते हैं। सी है, वॉच है, ऑब्जर्व है, नोटिस है, परसीव है, परसीव में देखना, डिस्कवर है, स्पॉट, और ये एसपी नहीं है, इसको हटाता हूं। ये यहां टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये स्पाई है, इसको हटाते हैं। स्पाई है जासूसी करना, ठीक। कैच, ग्लिम्स, सर्वे, स्कैन, विटनेस, ओवरहियर, लिसन टू, लिसन के साथ टू आता है, और हियर, और वर्ब ऑफ मेंटल एक्टिविटी, जो जो दिमाग काम करे। थिंक, बिलीव, सपोज, एज्यूम, जज, फील, इमेजिन, फैंसी, कंसिडर, सपोज, रेकन, टीम, डाउट, रियलाइज, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, मीन। और वर्ब जो हमारे विल और डिजायर से संबंधित हैं, वांट, विश, डिजायर, होप, लॉन्च। ये लॉन्च है, ये लॉन्च, LONG, लॉन्ग नहीं है, ये लॉन्च है, लॉन्च का मतलब इच्छा करना। प्रेफर, वुड लाइक, लव, हेट, लाइक, स्टार्ट, बिगिन, इंटेंट, प्लान, एम, प्रिटेंड। और वर्ब ऑफ अदर फंक्शन जैसे लेट, मेक, हेल्प, अलो, परमिट, इनेबल, मतलब जिससे दूसरे लोग काम करें। एंकरेज, एडवाइस, रिकमेंड, अर्ज, और चैलेंज, और फॉरबिड, ठीक है। तो ये वर्ब्स लिखनी है, यही यहाँ नीचे लिखी हुई है, बट ये ये मेन है, ठीक है, यही इस नीचे लिखी हुई है, आपको तो इनको लिखना है। तो ये वर्ब्स हैं, तो ये कंप्लीट लिस्ट यहाँ नीचे बनाई हुई है। आप मैंने ये इसलिए अलग किया इसको कि अगर आप चाहें तो जब इसका स्क्रीनशॉट लें तो ये अगर क्लियर दिख रहा है तो इसको, ये क्लियर दिख रहा है तो इसका एक वो प्रोटोटाइप आप ले सकते हो। सो यहाँ देखिए आप, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, यहाँ तो सर ये फर्स्ट फॉर्म हो गई यहाँ तो, जबकि यहाँ पर आपको तो ये लिखनी चाहिए कि इनके बाद क्या आना चाहिए, इनके बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। सर यहाँ तो इन्फिनेटिव आना चाहिए ना, वर्ब्स दैट नीड इन्फिनेटिव, फिर यहाँ तो बेस फॉर्म के साथ बिना टू के भी आ रहा है, तो ये सब क्या है, अब देखिए सुनिए। ये वर्ब जो परसेप्शन वाली है, ये परसेप्शन वाली जो वर्ब होती है, इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन आगे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। इनमें और इसमें अंतर है, ध्यान देना।
इनमें इनके बाद तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी, टू नहीं लगाना। लेकिन ये जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स इनके बाद आपको इन्फिनेटिव लगाना है। अब जैसे यहाँ तो ये आई थिंक यू आर राइट है, शी बिलीव इन हार्ड वर्क, तो यहाँ सीधा एक एग्जाम्पल दिया है। लेकिन अगर आगे वर्ब आए तो ये देखिए इन्फिनेटिव का यूज हुआ, अलाउड है तो ये देखो इन्फिनेटिव का यूज हुआ। मीन्स ये हो गया कि ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद आप इन्फिनेटिव का यूज करें, और इनके बाद आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें, जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक। अब यहां पर एक बात और ध्यान दें, प्रेफर एक ऐसी वर्ब है, ये प्रेफर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आप इन्फिनेटिव भी लगा सकते हो और जिरेंड भी लगा सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये भी लगा सकते हो। आई प्रेफर के बाद इन्फिनेटिव भी लगा सकते हो और जिरेंड केस भी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी लगा सकते हो यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, व्हाट इज बेयर इन्फिनेटिव? बेयर इन्फिनेटिव का मतलब ये है, बेयर इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म है अ वर्ब विदाउट टू, बिना टू के जब फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इट इज यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनके बाद हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और इट कैन एक्सप्रेस एक्शन, कमांड, परमिशन और पॉसिबिलिटी। अब वर्ब एंड फ्रेजेस दैट नीड बेयर इन्फिनेटिव, इनके बाद केवल बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो मॉडल्स हैं तो इनके बाद केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। और वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, इनके बाद केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक। और वर्ब ऑफ मेंटल एक्टिविटी है, इनके बाद भी आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब चाहे इनके बीच में तो भाई ऑब्जेक्ट तो होंगे ही सही, क्योंकि ये वर्ब तो ऑब्जेक्ट तो मांगेगी। अब वो ऑब्जेक्ट मांगेगी तो उसके बाद आपको केवल फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। और विल, परमिशन, कमांड, इनके बाद भी ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये देखिए आप एग्जांपल देखो तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, लेट है, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यूजफुल एक्सप्रेशंस हैं, हैड बेटर, वुड रेदर, सूनर देन, रेदर देन, व्हाई नॉट, देयर इज नो पॉइंट इन, इट इज नो यूज, डिडंट, यूज्ड टू। इनके बाद आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही लगानी है। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इन्हें याद करने का तरीका यही है कि ये वो वर्ब्स हैं, मॉडल्स हैं, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म ही होगी। ऐसे रोज जब भी फुर्सत मिले इन्हें देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इनमें और से पहले वाले इन्फिनिटी वाले में क्या अंतर है। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिरिंड, जिरिंड इज अ वर्ब फॉर्म एंडिंग इन आईएनजी, जिरिंड में आईएनजी आती है, दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, और इट कैन बी द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन हो सकता है। तो जैसे रीडिंग बुक्स इज माय फेवरेट हॉबी, तो जो रीडिंग है ये जिरेंड केस है, और ये सब्जेक्ट है, रीडिंग क्या बुक्स, तो ये पूरा सब्जेक्ट केस हो गया। आई एंजॉय क्या लिसनिंग, ये ऑब्जेक्ट केस हो गया, जिरेंड बोलते हैं इसे, यहाँ पर तो जिरेंड है। और स्विमिंग ये सब्जेक्ट केस है, गुड फॉर आवर हेल्थ। और ही इज अफ्रेड ऑफ, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद स्पीकिंग आया तो ये जिरेंड केस हो गया। तो जिरेंड एज अ सब्जेक्ट है यहाँ पर, जिरेंड एज अ ऑब्जेक्ट है, और जिरेंड एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के रूप में ही है, और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर है, और वो भी प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आए तो उसमें आईएनजी लगती ही लगती है। तो जिरेंड इसे कहते हैं। लेकिन अब आपको ये व्हाट हैपन, हाँ यस, ये वो वर्ब या फ्रेजेस हैं जिनके बाद जिरेंड आता है, इनके बाद जिरेंड आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। तो मैं साइड में हो लेता हूं, आप जरा इनकी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस। तो आप
इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये वो वर्ब्स हैं जिन्हें लाइकिंग या डिसलाइकिंग के रूप में लेते हैं। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। एन्जॉय, लाइक, लव, एडोर, एप्रिशिएट, फैंसी, प्रेफर, चेरिश, सेलिब्रेट, रिलेट टू, बी फॉन्ड ऑफ, बी इंटरेस्टेड इन, बी पैशनेट अबाउट, डिलाइट इन, टेक प्लेजर इन, टेक डिलाइट इन। और वर्ब्स ऑफ डिसलाइकिंग जैसे डिसलाइक, हेट, डिस्टेस्ट, लोथ, नफरत, अबोर, अबोर भी नफरत, बी टायर्ड ऑफ, बी फेड अप विथ, बी बोर्ड विथ, कांट स्टैंड। यहाँ कांट स्टैंड का मतलब सहन नहीं कर पाना। और माइंड, बुरा न मानना, ऑब्जेक्ट टू, हैव नो पेशेंस विथ। और वर्ब ऑफ ट्राइंग, ट्राई, अटेम्प्ट, एंड्योर, प्रयास, स्ट्राइव मीन्स प्रयास, मेक एन एफर्ट, बॉदर, टेक पेंस, गो टू द ट्रबल ऑफ, गिव अप, कीप ऑन, परसिस्ट इन, बी बिजी। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब ऑफ अवॉइडिंग जैसे अवॉइड है, इवेड है, टालना, इग्नोर करना, बचना, शन, अचंभित होना। और कीप अवे फ्रॉम, स्टे अवे फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, क्विट, गिव अप। और वर्ब ऑफ कंसिडरेशन जैसे कंसिडर, थिंक अबाउट, पॉन्डर, रिफ्लेक्ट ऑन, मेडिटेट ऑन, फोकस ऑन, बी एंगेज्ड इन, बी एब्सॉर्ब्ड इन, बी इन्वॉल्व्ड इन, बी ऑक्यूपाइड इन, बी एनग्रोस्ड इन, बी इंटेंट ऑन। और अदर यूजफुल वर्ब्स फ्रेजेस हैं जिनके बाद भी हम gerund केस यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। एडमिट, डिनाई, सजेस्ट, रिकमेंड, प्रपोज, एडवाइस, अलो, परमिट, प्रैक्टिस, इमेजिन, इन्वॉल्व, रिस्क, एंटिसिपेट, अंदाजा लगाना, कांट हेल्प, फील लाइक, लुक फॉरवर्ड टू। तो इनके बाद आपको gerund केस लगाना है। मीन्स जहां ये वर्ब या फ्रेजेस हों, इनके बाद अगर वर्ब आए तो उसमें आईएनजी का यूज करना ही करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्ब्स दैट नीड बोथ gerund एंड infinitive, कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जिसके बाद gerund infinitive दोनों आता है। तो अटेम्प्ट, बाइक, बिगिन, ये लिस्ट ऑफ वर्ब्स हैं। इनके बाद या तो infinitive लगाइए या gerund लगाइए। बिगिन, कांट बियर, कांट स्टैंड, सीज, कंटिन्यू, डेयर, डाइन, decide, dislike, dread, endure, enjoy, feel like, finish, forget, hate, hesitate, help, intend, learn, like, love, mean, neglect, prefer। ये देखो prefer आ गया यहाँ पर। and propose, regret, remember, resume, start, stop, strive प्रयास करना, swear, try, trouble, want, wish, would like। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद आप फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी लगा सकते हो और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वर्ब्स भी आप रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। ठीक। अब फाइनाइट फॉर्म्स क्या होती है? भाई फाइनाइट फॉर्म क्या होती है? फाइनाइट फॉर्म का मतलब है वर्ब that form that shows the tense, number and person of subject. It changes according to the subject, indicate time, present, past और future। मतलब जिससे हमें टेंस का पता चले, जिससे हमें सब्जेक्ट का पता चले, जिससे हमें टेंस का पता चले, सब्जेक्ट का पता चले कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ऐसी वर्ब को हम फाइनाइट फॉर्म कहते हैं। तो शी रीड्स अ बुक एवरी डे, यहाँ प्रेजेंट सिंपल है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है। एंड प्लेड पास्ट फॉर्म है, इससे टेंस पता चला, उससे प्रेजेंट पता चला और इससे फ्यूचर पता चला, विल कॉल। हैव फिनिश से प्रेजेंट परफेक्ट पता चला और अकेले हैव से हमें यह पता चला कि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो अंडरस्टैंड फाइनाइट फॉर्म्स, मास्टर इंग्लिश ग्रामर। मतलब अगर इसको समझ लिया तो आप इंग्लिश ग्रामर में भी मास्टर हो गए भाई, क्योंकि इट शोज टेंस, नंबर एंड पर्सन। तो फाइनाइट जो वर्ब्स होती है ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, वो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदल जाती हैं, उन्हें हम फाइनाइट फॉर्म्स कहते हैं। और नॉन फाइनाइट फॉर्म्स क्या होती है? By the non-finite form of a verb is the form that doesn't show tense, जिससे हमें टेंस का पता नहीं चले। अब जिससे टेंस का पता नहीं चले तो किससे टेंस का पता नहीं चलता? हमें इन्फिनेटिव से टेंस का पता नहीं चलता, हमें gerund से, पार्टिसिपल से, इनसे टेंस का पता नहीं चलता। तो इन्फिनेटिव, gerund और पार्टिसिपल ये तीन नॉन फाइनाइट फॉर्म्स होती हैं।
ये 3 नॉन फाइनाइट फॉर्म्स होती हैं। ठीक, जैसे टू लर्न है, इन्फिनेटिव है। स्विमिंग है, कौन सा टेंस है नहीं पता। ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, इससे टेंस का नहीं पता। और सेइंग, भाई विदाउट सेइंग, अब सेइंग से पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो इनसे हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि भाई कौन सा टेंस है। ठीक है, अब कौन सा टेंस है, तो ऐसे में इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट फॉर्म कहते हैं। तो फाइनाइट फॉर्म से तो हमें ये पता चल जाता है, ठीक है, आर विंडो और विंडो सर। ये आर विंडो, विंडो सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। Years back was your student, loved you, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अभी इतनी इंग्लिश भी नहीं आती कि कुछ कुछ चीजें समझ में भी नहीं आती। हाउ, मी टू आल्सो। ओके, ये आर विंडो, विंडो सर, ये थोड़ा, हाँ, ये इसका मीनिंग समझ में नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, हाँ, फिर समझा देना। चलिए, तो यहाँ एक ये बात बताई मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटिव वर्ब, भाई ये इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। चाहे पीवाईक्यूज किसी भी कंपटीशन के आप देख लीजिए, किसी भी कंपटीशन के आप देख लीजिए, तो स्टेटिव वर्ब के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। स्टेटिव वर्ब का मतलब वो वर्ब दैट डिस्क्राइब अ स्टेट, जो केवल स्टेट बताए, दशा बताए, और कंडीशन बताए, फीलिंग बताए, सेंस, पोजीशन और मेंटल प्रोसेस बताए, उसे हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। मतलब एक तरह से ये हमारी इंद्रियों से संबंधित होती है, ये हमारी इंद्रियों से संबंधित होती है। इसलिए सो लिस्ट अगर हम देखें, तो देखिए, बी है, हैव है, डू है, पजेस है। अब डू ऑन का भी अर्थ देता है, possess, belong, contain, include, seem, appear, look। look, यहाँ look का मतलब वो देखना नहीं, यहाँ look का मतलब लगना। it looks to me, it seems to me। and feel है, love है, like है, dislike, hate, prefer, want, need, believe, think, know, realize, understand, mean, remember, forget, agree, disagree, approve, disapprove, recognize, trust, doubt, suppose, imagine, assume, hope, wish, mind, matter, value, appreciate, respect, fear, envy और satisfied, not care। मत सर, ये कैसे याद करें इन्हें? भाई इन्हें याद करने का एक ही तरीका है, चलिए मैं यहाँ बताता हूँ। इसको अभी थोड़ा बाद में लेंगे, पॉजिटिव वर्ब को यहाँ बताता हूँ कैसे हम याद करें कि ये स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, कैसे याद करें, देखिए, स्टेटिव वर्ब स्टेटिव वर्ब को याद करने का एक ही तरीका है कि जैसे आईज हैं, ये क्या करती हैं, देखती हैं, किसी चीज को देखती हैं। ठीक, आपका जो माइंड है वो क्या करता है, माइंड किसी चीज को अंडरस्टैंड करता है, समझता है, किसी चीज को देख करके रिकॉग्नाइज करता है, वो जानता भी है। ठीक है, तो जो जो हमारी इंद्रियां काम करती हैं उससे संबंधित। उसके बाद अगर हम ईयर की बात करें, तो ये ईयर करते हैं। हमारा नोज है, तो वो क्या करता है, वो स्मेल करता है। हमारी जो टंग है, तो वो क्या करती है, वो टेस्ट करती है। हमारी जो स्किन है वो फील करती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा काम आपका ये हर्ट करता है। ठीक है, अब हर्ट करता है तो कैसे, भाई लाइक करता है, डिसलाइक करता है, ठीक, एग्री भी हो जाता है, कभी कभी डिसएग्री भी हो जाता है, और कंटेन में होना, कंटेन में होना, पजेस होना, बिलोंग होना, मन में धारण करना, संबंधित होना,
ठीक। और इसके अलावा दिल में कभी कभी इंटरेस्ट भी जागता है। ठीक। कंटेन मैंने यहां लिख दिया, कंटेंट भी लिख दिया। और कभी कभी दिल क्या करता है, वो वरी भी करता है। दिल कभी कभी वरी भी करता है, चिंता भी करता है। ठीक है। कंसर्न भी करता है, कंसर्न भी करता है। दिल के अंदर होता भी है। और कभी कभी दिल क्या करता है, खुश भी हो जाता है, प्लीज भी होता है। जब खुश होता है तो डिसप्लीज भी हो जाता है, दुखी भी हो जाता है। और कभी कभी डिसअपॉइंट भी हो जाता है, डिसअपॉइंट, निराश भी हो जाता है। कभी कभी दिल संतुष्ट भी हो जाता है, सेटिस्फाइड भी हो जाता है, ईटीसी वगैरह वगैरह। तो इनको याद करने का तरीका यही है, इनको याद करने का तरीका यही है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो अब समझ में आ गया होगा कि जो भी इस वीडियो को देखें तो इन्हें याद करने का तरीका यही है। तो ये जो वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स को आप कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखते भाई, इन्हें कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखते। यहां फिर कह रहा हूं, इन्हें जिरेंट पार्टिसिपल में यूज किया जा सकता है, इन्हें जिरेंट पार्टिसिपल में यूज किया जा सकता है, लेकिन इन्हें कंटिन्यूस में नहीं लिखा जा सकता। और कंटिन्यूस फिर याद दिला रहा हूं, अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसको पूरा हटा रहा हूं मैं, अक्सर कंफ्यूज होते हैं। मतलब जैसे अभी मैंने यहां देखिए इस एग्जाम्पल को, दिस स्कूटर इज बिलोंगिंग टू माय ग्रेनी। तो बिलोंग स्टेटिव वर्ब है, इसलिए ये गलत हो गया, ये कंटिन्यूस है। अब इसको सिंपल में चेंज करना है, दिस स्कूटर बिलोंग्स टू माय ग्रैनी। अब ये सही है, ये प्रेजेंट सिंपल है। ठीक। तो कंटिन्यूस का मतलब ये है कि जहां इज, एम, आर, वाज या वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो ये कंटिन्यूस टेंस है। और अगर सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी तो ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस टेंस। तो अभी जो मैंने वर्ब्स लिखी, स्टेटिव वर्ब लिखी, उन्हें आप कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते। मतलब आप इन यहां पर इनके साथ इज, एम, आर, वाज, वर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी उन स्टेटिव वर्ब में नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां मैंने एक ये बात बताई आपको, और अब जरा आ जाइए थोड़ा सा बैक पर। यहां एक चीज और है, वो है कॉस्टिव वर्ब। ठीक है, कॉस्टिव वर्ब है। अब कॉस्टिव वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ मेकिंग, लेटिंग और हैविंग सम डू समथिंग। इट शोज दैट वन पर्सन कॉजेस और अलाउ अनदर पर्सन टू डू एन एक्शन। मतलब कॉस्टिव वर्ब में आप यहां एक तो वर्ब होती है हैव, एक होती है मेक, एक होती है गेट और एक होती है लेट। पॉजिटिव वर्ब ये है, इनके बाद ऑब्जेक्ट होगा लेकिन आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। बस गेट में क्या करना पड़ेगा, इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा, बस इतना सा अंतर है। ये पॉजिटिव वर्ब जिसके बाद आपको ऑब्जेक्ट की नीड होगी लेकिन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब चलिए इसी पॉजिटिव वर्ब को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये हटा देता हूं और पॉजिटिव वर्ब को अच्छी तरह से समझते हैं। देखो, जब व्यक्ति खुद काम न करके किसी और से काम कराए तो उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे हैव, जैसे मैक और जैसे लेट।
इसके बाद एक्चुअल डूअर आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और गेट, इसके बाद आएगा एक्चुअल डूअर और इसके बाद आपको इन्फिनेटिव का यूज और फिर ऑब्जेक्ट। बस ये ध्यान रखना है कि गेट होने पर इन्फिनेटिव और ये होने पर आपको केवल बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। अब जैसे इस एग्जांपल को देखिए, आई हैड माई ब्रदर ब्रिंग अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। अब इस सेंटेंस में यहां पर ये देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये कॉजेटिव वर्ब हो गई, माई ब्रदर जिससे काम कराया ये एक्चुअल डूअर हो गया, और ब्रिंग हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ कप ऑफ टी ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां ये ब्रिंग है। अब अगर यहां पर आपने टू ब्रिंग कर दिया तो गलत हो जाएगा, यहां आपने अगर ब्रिंगिंग भी कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। और इसी सेंटेंस को अगर इस तरह से लिखा जाए कि आई गॉट माई ब्रदर और टू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, सेंटेंस सही है। यहां मैंने ये आई सब्जेक्ट हो गया, ये कॉजेटिव वर्ब हो गई, गॉट लगा दिया मैंने, और जिससे काम कराया वो एक्चुअल डूअर। अब ये देखिए इन्फिनेटिव, तो जब गेट वर्ब हो तो आपको इन्फिनेटिव लगाना है, और जब गेट वर्ब ना हो, ये तीनों में से एक भी हो, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, पेयर इन्फिनेटिव आपको यूज करना है। ठीक है, यहाँ एक चीज और है, यहाँ एक एक पॉइंट और बता रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। और कई बार ऐसा होता है कि सर पॉजिटिव वर्ब होने पर भी हम लोग थर्ड फॉर्म देखते हैं, यहाँ पर मतलब इस जगह पर थर्ड फॉर्म देखते हैं, यहाँ यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म का यूज देखते हैं। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब ये इधर आ जाता है और ये इधर चला जाता है, ये इधर आ जाए और ये इधर चला जाए, तब होता है। अब कैसे, ये देखो, अभी वो जो एग्जाम्पल लिखा था उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं, आई हैड अ कप ऑफ टी ब्रॉट बाय माय ब्रदर। ये देखिए, हेड लगाया, पॉजिटिव वर्ब हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई थर्ड फॉर्म, और ये हो गया एक्चुअल डूअर जिससे काम कराया। तो जब ऑब्जेक्ट मतलब एक तरह से पैसिव हो जाता है, एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव लगेगा, जब पैसिव बनेगा तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट इधर और एक्चुअल डूअर उधर आ जाएगा। ठीक, तो एक ये चीज ध्यान रखनी है, और एक और थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, लेट मी share this video to a person जो कॉल कर रहा है। लेट मी शेयर। चलिए, यस, अब आ जाइए। आ गया। तो ये स्टूडेंट, ये पॉजिटिव वर्ब की बात मैंने आपको बताई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और एक और बात थोड़ा सा भी माइंड में आया कि सर ये व्हाट इज लिंकिंग वर्ब्स क्या है भाई, ये माइंड में क्वेश्चन आया होगा। लिंकिंग वर्ब्स जो सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट से लिंक करे, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक करे। अब चाहे वो इज हो, एम हो, आर हो, या वाज हो, वर हो, इवन आपकी कोई सी भी एक्शन वर्ब हो। जैसे अगर हम बात करें लुक, ये बात करें, ठीक है। अब लुक एक ऐसी वर्ब है, गेट, इसको ये वर्ब लें, तो जो एक्शन वर्ब है, इन एक्शन वर्ब के बाद जो सीधा ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करे, उन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट चाहे ये एडजेक्टिव ही, मतलब थर्ड फॉर्म ही क्यों ना हो आगे, तो उन्हें हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। ठीक है। अभी जैसे स्टार्टिंग में एक बंदा पूछ रहा था कि सर ये क्या है, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो आई सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को वर्ब ये ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया इसने, तो ये क्या कहलाया, लिंकिंग वर्ब कहलाया। ठीक इसी तरह से अगर ये देखिए, इट सीम्स टू मी गुड, अब बताइए यहां पर, अब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्यों? क्योंकि इट सीम्स इसके बाद तो ये टू इन वो आ गया, प्रेपोजिशन आ गया है, ये तो प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर अगर हम वर्ब से देखें, देखिए एक होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है स्वका। भाई स्वका इसको समझ लो अच्छी तरह से, स्वका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये है एडजंक्ट, जिसमें कनेक्टर्स, एडवर्ब्स वगैरह वो सारे सब आते हैं। ठीक है। अब ऐसे में अगर हम सीधी बात करें, एक अगर पूरे सेंटेंस को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो पर कुछ कॉलेज के सिलेबस में ये स्व का पैटर्न भी है, ये स्व का पैटर्न भी है। अब यहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया, ये ये वर्ब और ऑब्जेक्ट और एडिशनल, मतलब यहां से ये सारा सब प्रेडिकेट हो गया। क्लियर? अब अगर हम ये बात करें कि जैसे अब सेम वही एग्जांपल मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि आई एम अ टीचर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब आई मैं हूं, क्या हूं, तो ये जो वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है भाई, इज एम आर वाज वर। फिर वापस याद दिला रहा हूं मैं, इज एम आर वाज या वर, और हैज, हैव, हैड। ठीक, इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ये मैंने क्या कही थी इनके बारे में, मैंने ये बात कही थी कि ये नॉन एक्शन वर्ब होती हैं, और नॉन एक्शन वर्ब है ये, तो यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है, और मेन वर्ब का काम कर रही है आगे ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब भी कहलाती है, क्योंकि इनके बाद सीधा मैं हूं, क्या का आंसर आया, तो ये ऑब्जेक्ट है। आपका आंसर मिल गया, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है यहां पर, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेयर इन्फिनेटिव, सबसे शुरुआत मैंने वर्ब से की, फिर मैंने आपको बताया इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वाली वर्ब्स कौन कौन सी होती वो बताई, जेरेंड वाली मैंने बात बताई, ठीक, कॉस्टिव वर्ब वाली मैंने बात बताई, और बेयर इन्फिनेटिव वाली मैंने बात बताई। ठीक है, तो एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे स्वका पे बेस्ड, क्योंकि टोटल 75 स्ट्रक्चर्स हैं, उन 75 स्ट्रक्चर्स पर आपके इंग्लिश के सेंटेंसेस बनते हैं। 75 स्ट्रक्चर, अगर डेली अगर एक एक स्ट्रक्चर पढ़ लिया जाए, तो 75 डेज के अंदर इंग्लिश
कंप्लीट आपकी ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं निकाल सकता। और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके भी 100 का क्वेश्चन आता है, उनका भी 100 का क्वेश्चन है, तो जरा वो भी ध्यान देना उस वीडियो पे। तो कंटेंट तो है, अब डेली नहीं हो पा रहा कि मैं सोच रहा था कि ग्रामर भी साथ लेके चलूं, लिटरेचर भी साथ लेके चलूं, बट वो नहीं हो पा रहा। तो एक दिन ग्रामर, एक दिन लिटरेचर, एक दिन ग्रामर, एक दिन लिटरेचर, ऐसे। बट हर ग्रामर का एक वीडियो में ही आपको पूरा कंटेंट जरूर मिलेगा। अब चाहे वो आधे घंटे का हो, चाहे वो 10 घंटे का हो, चाहे वो 10 घंटे का हो, हालांकि 3 घंटे के अंदर सारे टॉपिक सब हो कवर हो जाते हैं। मतलब कोई भी एक टेंस का लूं, प्रेपोजिशन का लूं, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लूं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लूं, ये थोड़े से बड़े टॉपिक हैं। तो ये बड़े टॉपिक हैं, तो इनको 2 से 3 घंटे के अंदर खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और सब्सक्राइबर्स अब बढ़ाने भाई, जैसे जो मैसेज भी करते हैं, तो क्लास में मुझे, मेरे अंदर एक एनर्जेटिक, एक एनर्जी आ जाती है। वो तो एनर्जी आ जाती है, तो फिर मन करता है कि यस, अब 2-2 साल पुराने स्टूडेंट भी कनेक्ट हो रहे हैं, और एक ऐसे भी स्टूडेंट है जो 2011 में पढ़ा था, वो भी कनेक्ट हुआ। तो धीरे-धीरे कनेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रेंथ बढ़ जाए यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चंस करें तो मज़ा आता है, माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो मेरे माइंड में नहीं आई हो, तो आप भी क्वेश्चन उठाइए। जो भी टॉपिक हम लें, तो आप क्वेश्चन उठाइए उस पे। ठीक है, और अच्छा लगता है, जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, आपको सेटिस्फाइड करना बहुत अच्छा लगता है। तो हैव अ नाइस डे, तो क्या बोलूँ, गुड नाइट बोलूँगा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लिटरेचर के साथ। लिटरेचर में देखते हैं कौन सा वीडियो है, शानदार वीडियो। अभी 12th कवर कर रहा हूँ, 12th के बाद देन अगेन आई कम टू एलिजाबेथन पीरियड में आ जाऊंगा। उसके बाद फिर चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। बाय बाय।